नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण। विश्व इतिहास का टॉपिक है पुनर्जागरण। इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं, जो कि अन्य किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आरपीएससी ने पूछे हैं या अन्य किसी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं। इसके हमने 2 पार्ट कवर कर लिए, ये तीसरा पार्ट है मित्रों। पुनर्जागरण काल के महान खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने किस शहर के विश्वविद्यालय में गणित का अध्यापन किया? प्रश्न क्या है कि जो गैलीलियो गैलीली है उसने कौन से विश्वविद्यालय में टीचिंग करवाया यानी पढ़ाया? तो ये था पडुआ विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? पडुआ विश्वविद्यालय। तो गैलीलियो जो था ने पडुआ विश्वविद्यालय में 18 वर्ष तक गणित पढ़ाया। उन्होंने क्या किया था? दूरबीन का विकास किया था, यानी दूरबीन का आविष्कार किया था। इससे क्या हुआ कि जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत था ना, उसको गति मिली थी। कोपर्निकस ने जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था उसको सही साबित करने का काम किसने किया? गैलीलियो ने किया। किससे? दूरबीन के आविष्कार से। इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाया था? तो पडुआ विश्वविद्यालय में पढ़ाया था मित्रों। पुनर्जागरण की सबसे बड़ी देन क्या थी जिसने लोगों को मध्ययुगीन अंधविश्वासों और धार्मिक रूढ़ियों से मुक्ति दिलाई? यानी सबसे बड़ी देन क्या थी? तो ये क्या थी? आलोचनात्मक बुद्धि और तर्क। ये किसका सहारा लेते थे? आलोचनात्मक बुद्धि और तर्क का सहारा लेते थे। पुनर्जागरण ने आलोचनात्मक बुद्धि और तर्कवाद को बढ़ावा दिया। लोगों ने चर्च के सिद्धांतों को आंख बंद करके मानने के बजाय तर्क और अवलोकन के आधार पर प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। धर्म सुधार और वैज्ञानिक क्रांति की जड़ें थी। यानी धर्म क्या कहता है ये नहीं देखा, जबकि ये देखा कि क्या सही है और क्या गलत है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या नहीं हो। इरेस्मस की किस कृति ने धर्म सुधार आंदोलन के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया, जिसे लूथर के सुधारों का अग्रदूत कहा जाता है? तो ये है न्यू टेस्टामेंट का ग्रीक संस्करण। प्रश्न क्या है? इरेस्मस की किस कृति ने धर्म सुधार आंदोलन के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया, यानी नींव तैयार कर दी? इरेस्मस की कौन सी कृति थी जिसने धर्म सुधार के लिए नींव तैयार कर दी, जिसे लूथर के सुधारों का अग्रदूत भी कहा जाता है? लूथर ने जो सुधार किए ना, उसका अग्रदूत भी कहा जाता है ना। तो इरेस्मस की कृति है न्यू टेस्टामेंट का ग्रीक संस्करण। इरेस्मस ने 1516 में न्यू टेस्टामेंट बाइबल का नया नियम का ग्रीक भाषा में शुद्ध संस्करण प्रकाशित करवाया। लोगों को पता चला कि लैटिन वुल्गेट चर्च द्वारा स्वीकृत संस्करण में कई त्रुटियां थी, जिसने चर्च के एकाधिकारी को चुनौती दी। फ्लोरेंस शहर के प्रसिद्ध कला संरक्षक मेडिची परिवार मुख्य रूप से किस व्यापार से जुड़ा था? यानी फ्लोरेंस को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई किसने? मेडिची परिवार ने। ये कौन से व्यापार से जुड़ा हुआ था? तो ये था बैंकिंग और वित्त संबंधी व्यापार से जुड़ा हुआ। यानी पूरी दुनिया में फ्लोरेंस का नाम किसने किया था? मेडिची परिवार के कारण हुआ था, क्योंकि वो कलाकारों को, जो विद्वानों को संरक्षक देते थे, मेडिची परिवार है वो। तो ये कौन सा व्यापार करते थे? ये बैंकिंग का और वित्त संबंधित व्यापार करते थे। तो मेडिची परिवार 15वीं शताब्दी में यूरोप में सबसे शक्तिशाली बैंकिंग परिवारों में से था। उनकी विशाल वित्तीय शक्ति ने फ्लोरेंस और राजनीति, कला और संस्कृति पर हावी होने की अनुमति दी। माइकल एंजेलो द्वारा रचित किस मूर्तिकला में ईसा मसीह के शव को गोद में लिए बैठी वर्जिन मैरी को दर्शाया गया है? यानी माइकल एंजेलो की कौन सी मूर्ति है जिसमें ईसा मसीह को गोद में लिए हुए वर्जिन मैरी को दर्शाया गया है? तो ये मूर्ति कौन सी है? पिएटा है। कौन सी है? पिएटा के अंदर ईसा मसीह को गोद में लिए हुए वर्जिन मैरी को दिखाया गया है। तो पिएटा माइकल एंजेलो की पहली प्रमुख रचना थी, जिसे 1499 में पूरा किया। वेटिकन सिटी में स्थित है। मूर्तिकला में मानवीय करुणा और यथार्थवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। पुनर्जागरण काल की चित्रकला में सिस्टीन मेडोना और ट्रांसफिगरेशन जैसी कृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये है राफेल। यानी चाहे सिस्टीन मेडोना हो या ट्रांसफिगरेशन हो, ये दोनों कृतियाँ किनकी है? राफेल की है। सिस्टीन मेडोना और ट्रांसफिगरेशन किसकी है? राफेल की है। तो राफेल सिस्टीन मेडोना
ने उनकी सबसे प्रसिद्ध मैडोना कृतियों में से एक है। उनकी अंतिम और अपूर्ण कृति ट्रांसफिगरेशन को पुनर्जागरण चित्रकला का चरम बिंदु माना जाता है। ट्रांसफिगरेशन को मैकियावेली ने अपनी कृति प्रिंस में किस शासक को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जिसने शक्ति के बल पर इटली में एकता स्थापित की? तो ये था सीजर बोर्गियो। क्या मैकियावेली ने प्रिंस में किस शासक को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया? मैकियावेली ने क्या बताया? अपना आदर्श बताया, है ना। किस में? प्रिंस में। तो किस शासक को अपना आदर्श बताया? सीजर बोर्गियो को बताया। मैकियावेली ने सीजर बोर्गियो, जो कि पोप अलेक्जेंडर छठे का पुत्र था, के कठोर, शक्तिशाली और अनैतिक शासन को एक आदर्श तानाशाह के रूप में देखा जो इटली को एकजुट करने में सक्षम था। वर्ज दांते या पुनर्जागरण का वर्ज किसे कहा जाता है जिन्होंने अपनी रचनाओं से चर्च को सीधे चुनौती दी? तो ये थे इरेस्मस। कौन था? इरेस्मस। वर्ज दांते कहो या पुनर्जागरण का वर्ज कहो, कौन था? इरेस्मस था। इरेस्मस को उनके तीखे व्यंग्यों, बाइबिल के मूल पाठ के अध्ययन के माध्यम से कैथोलिक चर्च के लोग आलोचना करने के लिए वर्ज दांते कहा जाता है, जिसने धर्म सुधार आंदोलन को बौद्धिक आधार प्रदान किया। द टेम्पेस्ट और बर्थ ऑफ विंड्स नामक पौराणिक विषयों पर आधारित कृतियों के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो ये था सेंड्रो बोटिकेली। प्रश्न क्या है अपना? द टेम्पेस्ट और बर्थ ऑफ विंड्स कृतियों के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? यानी ये जो द टेम्पेस्ट है और बर्थ ऑफ विंड्स है, इसका चित्रकार कौन है? द टेम्पेस्ट और बर्थ ऑफ विंड्स का चित्रकार कौन है? ये है सेंड्रो बोटिकेली। सेंड्रो बोटिकेली। तो सेंड्रो बोटिकेली पुनर्जागरण काल के एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे। उनकी कृतियाँ बर्थ ऑफ विंड्स और स्प्रिंग पौराणिक विषयों पर आधारित है। पुनर्जागरण के क्लासिज्म का उत्कृष्ट उदाहरण है। द कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन है जो अपनी रचना को अंग्रेजी भाषा में लिखकर भाषा के विकास में योगदान दिया? तो कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन है? ये है जोफ्री चौसर, जो इंग्लिश साहित्य का पिता भी कहलाता है। तो जोफ्री चौसर है। जोफ्री चौसर है कैंटरबरी टेल्स के राइटर। जोफ्री चौसर कैंटरबरी टेल्स पुनर्जागरण से पहले के दौर में आम आदमी की भाषा में लिखी गई थी, जिसने अंग्रेजी को लैटिन के प्रभुत्व से मुक्त करने में मदद की। यानी लैटिन के जो अधीन अंग्रेजी थी उसको इससे मुक्त कराया। किसने? जोफ्री चौसर ने। पुनर्जागरण काल में मानव शरीर रचना के अध्ययन में क्रांति लाने वाला कौन सा चित्रकार था जिसने शवों का विच्छेदन कर गहन अध्ययन किया? तो ये थे लियोनार्डो दा विंची। क्या थे? मानव शरीर रचना के अध्ययन में क्रांति लाने वाला कौन था? मानव शरीर रचना। क्या? मानव शरीर रचना में क्रांति लाने वाला था लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने अपने कला को यथार्थवादी बनाने के लिए मानव शवों को गुप्त विच्छेदन किया। उनके एनाटॉमी रेखाचित्रों को चिकित्सा इतिहास में सबसे सटीक माना जाता है, जो विज्ञान और कला के संलयन को दर्शाता है। उत्तरी पुनर्जागरण का कौन सा कलाकार अपनी तेल चित्रकला में मानव मन और सामाजिक यथार्थवाद के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये था पीटर ब्रुगल द एल्डर। क्या कि उत्तरी पुनर्जागरण की बात है, अपनी तेल चित्रकला में मानव मन और सामाजिक यथार्थ के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उसने क्या किया? अपनी चित्रकला में मानव मन को दिखाया और सामाजिक जो यथार्थ है यानी वास्तविक चीज़ है उसको दर्शाया। तो वो कौन थे? तेल चित्रकला में पीटर ब्रुगल द एल्डर। पीटर ब्रुगल द एल्डर। तो पीटर ब्रुगल द एल्डर फ्लेमिश चित्रकार थे, यानी फ्लोरेंस के थे। साधारण किसानों के जीवन और मानव मूर्खता को व्यंग्यात्मक ढंग से चित्रित किया है। पुनर्जागरण के किस मूर्तिकार ने अपनी प्राचीन यूनानी और रोमन मूर्तिकला के समान घोड़े पर सवार व्यक्ति की कांस्य मूर्ति को पुनर्जीवित किया? कौन सा मूर्तिकार था जिसने प्राचीन यूनानी और रोमन मूर्तिकला के समान, यानी जो पुराने टाइम में रोमन और यूनान में जो मूर्तिकला थी, क्या घोड़े पर जो सवार मूर्तियां थी, उनकी कांस्य मूर्ति को पुनर्जीवित किया? तो ये थे डोनाटेलो।
यानी उनकी नकल की रोमन और यूनान की घोड़े पर सवार मूर्ति की, तो ये थे डोनाटेलो। डोनाटेलो की गट्टा मेल्टा है ना पुनर्जागरण की पहली कांस्य अश्वारोही प्रतिमा थी, यानी कांस्य की बनी हुई और घोड़े पर सवार मूर्ति थी। कौन सी? डोनाटेलो की पहली थी ये, तो गट्टा मेल्टा, जिसने प्राचीन रोमन अश्वारोही प्रतिमाओं की परंपरा को पुनर्जीवित किया। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत सबसे पहले समर्थन और गणितीय विस्तार किसने किया था? तो कोपरनिकस का ये किसने किया था? जोहान्स केपलर ने। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत का सबसे पहले समर्थन यानी कोपरनिकस का समर्थन किया और गणितीय विस्तार भी किया, तो ये केपलर थे। जोहान्स केपलर ने अपने गुरु टाइको ब्राहे के अवलोकनों का उपयोग कर ग्रहों की गति के नियम दिए और सिद्ध किया कि ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार, जिससे कि सूर्य केंद्रीय मॉडल मजबूत हुआ। पुनर्जागरण की कला में मेडिची परिवार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और कट्टरपंथी पादरी सेवानोरोला के प्रभाव में किसने कला को त्याग दिया और धार्मिक विषयों पर लौट आए? तो ये थे सेंड्रो बोटिकेली। कौन थे? सेंड्रो बोटिकेली। तो सेवानोरोला फ्लोरेंस के कट्टर पादरी थे जिन्होंने पुनर्जागरण की कला, भोग और जीवन शैली की निंदा की। उनके प्रभाव में आकर बोटिकेली ने अपने कई पौराणिक चित्र नष्ट कर दिए और धार्मिक विषयों पर लौट आए। पुनर्जागरण काल के किस साहित्यकार ने अपनी कृति द बुक ऑफ द कोर्टियर में एक आदर्श दरबारी के गुणों का वर्णन किया है? तो किस साहित्यकार ने? कृति कौन सी है? द बुक ऑफ द कोर्टियर में एक आदर्श दरबारी के गुणों का वर्णन किया है। तो कौन सा साहित्यकार था? तो ये था बाल्दासर कैस्टिग्लियोन। नाम थोड़ा टफ है, याद रखना। तो बाल्दासर कैस्टिग्लियोन, इनकी कृति है द बुक ऑफ द कोर्टियर। और द बुक ऑफ द कोर्टियर में बाल्दासर ने एक आदर्श दरबारी के गुणों का वर्णन किया है। बात क्या है कि जो कैस्टिग्लियोन है उनकी कृति है द बुक ऑफ द कोर्टियर, और इस बुक में द बुक ऑफ द कोर्टियर में एक आदर्श दरबारी के गुणों का वर्णन किया है। तो कैस्टिग्लियोन द बुक ऑफ द कोर्टियर ने पुनर्जागरण काल के आदर्श व्यक्ति जो कला, युद्ध, दर्शन और सामाजिक शिष्टाचार में निपुणों को परिभाषित किया है। वेनिस चित्रकला विद्यालय का कौन सा चित्रकार अपने तीव्र परिप्रेक्ष्य और नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है? तो ये थे टिंटोरेटो। कौन थे? टिंटोरेटो। वेनिस चित्रकला विद्यालय का कौन सा चित्रकार है जो अपने तीव्र परिप्रेक्ष्य है ना और नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है? तीव्र परिप्रेक्ष्य और नाटकीय प्रकाश के लिए कौन जाना जाता है? टिंटोरेटो। टिंटोरेटो वेनिस के थे। उन्हें पुनर्जागरण का अंतिम महान चित्रकार भी कहा जाता है। याद रखना, पुनर्जागरण का अंतिम महान चित्रकार कौन था? टिंटोरेटो था। उन्होंने माइकल एंजेलो की रेखा और टिशियन के रंग को मिलाकर अपनी कृतियों में तीव्र गति और नाटकीयता पैदा की थी। तीव्र गति और नाटकीय पैदा की थी। पुनर्जागरण काल में मानविकी के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जो मानव है उसका अध्ययन का मुख्य विषय क्या था? एक पूर्ण, सुसंस्कृत और प्रभावी नागरिक तैयार करना। उद्देश्य क्या था? पूर्ण, सुसंस्कृत और प्रभावी नागरिक तैयार करना। मानविकी के अध्ययन का उद्देश्य एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनाना था जो समाज, राजनीति और नागरिक जीवन में सक्रिय प्रभावी हो। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द रैबिट एंड द टोर्टवाइज, जो कहानियाँ चलती है अपने इंग्लिश में, फॉक्स एंड ग्रेप्स है, टोर्टवाइज एंड हेयर है, जैसी प्रसिद्ध नीति कथाएं पुनर्जागरण के किस लोकप्रिय ग्रंथ का हिस्सा थी? यानी कौन सा ग्रंथ था जिसमें ये स्टोरियाँ हैं, कहानियाँ हैं? तो ये है ईसप की नीति कथाएं। यानी इसका जो पूरा एक जगह ये कहानियाँ सब छापी गई है ना, उसका मुख्य सोर्स क्या है? ईसप की नीति कथाएं हैं, ईसप्स फेबल्स है ये।
पुनर्जागरण काल में प्राचीन ग्रीक और रोमन क्लासिकल साहित्य का पुनरुद्धार हुआ। ईसप की नीति कथाएं एक यूनानी संग्रह थी, यानी यूनान का एक संग्रह था जिसमें अनुवादित किया गया और प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से इन्हें लोकप्रिय बनाया गया। माइकल एंजेलो की मूर्तिकला कौन सी थी? मूर्तिकला इनकी माइकल एंजेलो की डेविड की शहर के प्लाजो वेकियो के सामने स्थापित की गई थी, फ्लोरेंस के सामने। जो माइकल एंजेलो की मूर्ति है, डेविड है, वो किस शहर में स्थापित की गई थी? तो फ्लोरेंस में। माइकल एंजेलो की संगमरमर की डेविड की मूर्ति फ्लोरेंस गणराज्य की शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। इसे फ्लोरेंस के मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने रखा गया था। द प्रिंस नामक कृति में मैकियावेली ने के किस सिद्धांत पर जोर दिया? तो शक्ति की सर्वोच्चता पर जोर दिया। याद रखना, द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की। किसकी है? मैकियावेली की। इस पुस्तक में द प्रिंस में किस पर जोर दिया गया है? शक्ति की सर्वोच्चता, प्राइमेसी ऑफ पावर पर जोर दिया गया है। मैकियावेली के अनुसार शासक को राज्य की रक्षा और शक्ति बनाए रखने के लिए नैतिकता और धर्म की परवाह किए बिना हर संभव साधन का उपयोग करना चाहिए। लियोनार्डो दा विंची की विटुवियन मैन नामक कृति पुनर्जागरण के किस सिद्धांत को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है? लियोनार्डो दा विंची की है, क्या नाम है जिसका नाम है विट्रुवियन मैन, है ना। किस सिद्धांत को स्पष्ट करती है? तो यह मानव शरीर के अनुपात और समरूपता को स्पष्ट करती है। लियोनार्डो दा विंची की कृति कौन सी है? विट्रुवियन मैन है। वो किस सिद्धांत को स्पष्ट करती है? मानव शरीर के अनुपात और समरूपता को स्पष्ट करती है। तो विट्रुवियन मैन मानव शरीर के गणितीय अनुपात और ब्रह्मांड के साथ उसके संबंध को दर्शाता है। यह मानववाद क्लासिज्म का उत्कृष्ट मिश्रण है। पुनर्जागरण काल में खगोल विज्ञान पर वैज्ञानिक क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था? सूर्य केंद्रित सिद्धांत की स्थापना। पुनर्जागरण काल में खगोल विज्ञान पर वैज्ञानिक क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था? सूर्य केंद्रित सिद्धांत की स्थापना। कोपर्निकस और गैलीलियो के कार्यों ने पृथ्वी केंद्रीय ब्रह्मांड की मध्ययुगीन धारणा को तोड़कर सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड की वैज्ञानिक स्थापना की थी। पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जिन्होंने मानववाद के साथ साथ प्राचीन ग्रीक ग्रंथों के अनुवाद का कार्य भी किया, तो ये थे पेट्रार्क। यानी पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ रिनेसा कौन है? पेट्रार्क है। पेट्रार्क को पुनर्जागरण का जनक फादर ऑफ रिनेसा माना जाता है और मानववाद का जन्म फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। जॉन वेन आइक द्वारा विकसित तेल चित्रकला की तकनीक की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी मुख्य विशेषता क्या थी? रंगों की चमक और सूक्ष्म विवरण। जॉन वेन आइक द्वारा विकसित तेल चित्रकला की तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? रंगों की चमक और सूक्ष्म विवरण। तेल चित्रकला में धीरे धीरे सूखने की विशेषता होती थी, जिससे कलाकार सूक्ष्म विवरण और पारदर्शी परतों के माध्यम से रंगों की गहराई और चमक ला पाते थे। तो मित्रों, आगे के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को शेयर ज़रूर करें और लाइक करने में आपको क्या जाता है, एक लाइक का बटन भी दबा दिया करो। और किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू दोस्तों।